कल्पना कीजिए कि कोई किसी ऐसे अनजान द्वीप पर कदम रखता है जहां कैक्टस के पौधे 2 मंजिला इमारत जितने बड़े हैं। मतलब लगभग 7 मीटर ऊंचे। हाँ, बिल्कुल। और जहां ड्रैगन जैसी दिखने वाली विशालकाय छिपकलियां शैवाल खाने के लिए सीधे समुद्र की गहराइयों में गोते लगा रही हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही है ना? सही कहा। लेकिन असल में ये बिल्कुल वही नज़ारा है जिसने चार्ल्स डार्विन का स्वागत किया था जब वो गलापागोस के ज्वालामुखी द्वीपों पर पहुंचे थे। अरे वाह। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे आज के स्रोत कक्षा 10 विज्ञान के कुछ बेहद शानदार नोट्स और आकर्षक स्लाइड्स हैं, जो हमें जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन की पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन बहुत साफ है। हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा को एक एक स्लाइड करके समझेंगे। और इतने मजेदार तरीके से कि इसके पीछे का विज्ञान हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। ये कोई साधारण और उबाऊ विज्ञान का लेक्चर नहीं होने वाला है। एकदम सही बात है, क्योंकि जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो एक आम के पेड़ या गली के किसी कुत्ते को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब ये चीजें हमेशा से ऐसे ही थी। हाँ, जैसे कोई रुकी हुई तस्वीर हो। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि विज्ञान के नजरिया से ये कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो करोड़ों सालों से चल रही एक बेहद धीमी और एक्शन से भरपूर फिल्म है। अच्छा। हाँ, एक चमकती हुई सूक्ष्म कोशिका से लेकर डायनासोर और फिर आज के इंसान तक का सफर, ये सब रातों रात नहीं हुआ है। तो ये सब कैसे हुआ? ये पीढ़ियों तक चलने वाले अनगिनत छोटे छोटे क्रमिक परिवर्तनों का नतीजा है। क्रमिक परिवर्तन मतलब धीरे धीरे होने वाले बदलाव। हाँ। तो इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे स्रोत की पहली 3 स्लाइड्स एक बहुत ही बुनियादी शब्द से शुरुआत करती हैं, और वो शब्द है विविधता या वेरिएशन, जो कि विकास की सबसे बड़ी नींव है। चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए एक ही घर में 2 भाई बहन हैं। ठीक है। एक को हर वक्त भाग दौड़ करना, पेड़ पर चढ़ना पसंद है, और दूसरा दिन भर सोफे पे लेटे हुए किताबें पढ़ता रहता है। तो क्या हम इस आम सी चीज को जीव विज्ञान की विविधता से जोड़कर देख सकते हैं? अरे ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। जीव विज्ञान की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। कोई भी जीव अपने माता पिता की एकदम 100% सटीक कॉपी नहीं होता। मतलब कुछ ना कुछ अंतर तो आ ही जाता है। बिल्कुल। जब कोई जीव प्रजनन करता है तो उसके डीएनए की नकल बनती है। करोड़ों कोड्स की इस नकल प्रक्रिया में कुछ छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक्स, ये बढ़िया शब्द है। हाँ, और यही छोटे छोटे अंतर आगे चलकर नई प्रजातियों के निर्माण का कारण बनते हैं। प्रकृति कभी भी एक ही सांचे में सब कुछ नहीं ढालती। तो क्या ये प्रकृति का कोई बैकअप प्लान है? एकदम सही पकड़े। ये प्रकृति का बैकअप प्लान ही है, ताकि अगर कल को पर्यावरण अचानक बदल जाए तो कम से कम उस प्रजाति के कुछ जीव तो ऐसे हों जो उस नए माहौल में जिंदा रह सके। मतलब विविधता एक तरह का सुरक्षा कवच है। लेकिन इस पूरी प्रणाली को इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने लाने वाला कोई तो रहा होगा। हाँ, और यही कहानी में चार्ल्स डार्विन की एंट्री होती है। अरे वाह! स्लाइड 4 और 5 इसी के बारे में है। 1831 में उन्होंने HMS बीगल नामक जहाज पर अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी, जो 1836 तक चली। जरा सोचिए, ये तो आज के किसी एक्सट्रीम बैकपैकिंग ट्रिप जैसा है, जहां कोई 5 साल के लिए दुनिया के नक्शे बनाने निकल जाए। सच में बहुत ही रोमांचक सफर था वो। लेकिन ये सफर तब सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गया जब वे दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर के पास गलापागोस टापुओं पर पहुंचे। गलापागोस कोई साधारण जगह नहीं है। ये द्वीप ज्वालामुखी के गर्म लावा से बने हैं। वहां का वातावरण जीवों के लिए बेहद कठोर था। मतलब कोई ऐशो आराम नहीं था? बिल्कुल नहीं, हर पल मौत का साया था। और स्रोतों में जिन जीवों का जिक्र है वो सच में हैरान करने वाले हैं। 120 से 150 सेंटीमीटर बड़े विशालकाय कछुए। हाँ, इतने बड़े कछुए कि आप उन पर सवारी कर सकें। और वो कैक्टस जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, आमतौर पर कैक्टस हम छोटे गमलों में लगाते हैं, लेकिन वहां 7 मीटर ऊंचे कैक्टस क्यों थे? मतलब वो इतने बड़े कैसे हो गए? इसका कारण वही कठोर वातावरण था जिसके बारे में मैंने अभी बताया। गलापागोस में जमीन के स्तर पर खाने पीने की चीजें बहुत कम थीं। अच्छा। तो जमीन पर रहने वाले शाकाहारी जीव जैसे कि वो विशाल कछुए, वो हर छोटी वनस्पति को खा जाते थे। तो जो कैक्टस छोटे थे वो तो कछुओं का भोजन बन गए होंगे। बिल्कुल।
ऐसे में कैक्टस की जिन प्रजातियों में थोड़ी सी भी ऊंचाई की विविधता थी, वो कछुओं की पहुंच से बच गईं। समय के साथ केवल ऊंचे कैक्टस ही जीवित बचे। और उन्होंने अपने जैसे और ऊंचे कैक्टस को जन्म दिया। एकदम सही। डार्विन ने वहां जो देखा वो स्पष्ट रूप से मरो या मारो की स्थिति थी। जो जीव उस भौगोलिक जरूरत के अनुसार खुद को ढाल लेता है, यानी जो अडेप्टेशन कर लेता है, सिर्फ वही बच पाता है। मतलब ढलना ही जिंदा रहने की चाबी है। और डार्विन ने इसका सबसे जीता जागता प्रमाण हवा में उड़ते हुए देखा। हमारी छठी स्लाइड के अनुसार वो थे फिंच पक्षी। हाँ, डार्विन की सबसे मशहूर खोज। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने वहां लगभग 15 अलग-अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। ये दिखने में हमारी आम गौरैया जैसी ही थे। लेकिन जब डार्विन ने इनकी चोंच को ध्यान से देखा तो हर टापू के पक्षी की चोंच की बनावट बिल्कुल अलग थी। ऐसा क्यों? क्या वो अलग-अलग प्रजाति के थे? शुरुआत में नहीं। उन सभी पक्षियों का पूर्वज एक ही था, जो शायद मुख्य भूमि से उड़कर वहां आया होगा। लेकिन गलापागोस के अलग-अलग टापुओं पर पहुंचने के बाद उन्हें अलग-अलग तरह का भोजन मिला। अच्छा, तो पीढ़ियों के बाद उस भोजन के आधार पर उनकी चोंच की बनावट बदल गई? बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। जैसे एक मैकेनिक के पास एक टूल किट होती है। हाँ। उसमें हर तरह के पेंच को खोलने के लिए अलग-अलग औजार होते हैं। प्रकृति ने भी इन फिंच पक्षियों के साथ यही किया। ये बहुत बढ़िया तुलना है। जिस टापू पर बहुत कठोर आवरण वाले बीज थे, वहां के पक्षियों की चोंच प्लास जैसी भारी और मजबूत हो गई, ताकि वे बीज तोड़ सकें। और जहां पेड़ों की छाल में कीड़े ज्यादा थे, वहां की चोंच चिमटी जैसी पतली और लंबी हो गई, ताकि वे दरारों से कीड़े निकाल सकें। चोंच में आई ये विविधता इस बात का सबूत थी कि पर्यावरण के अनुकूल ढलने का परिणाम सीधे तौर पर भौतिक शरीर में दिखाई देता है। एकदम आंखों देखा प्रमाण। हाँ, लेकिन डार्विन का ध्यान सिर्फ जीवित प्राणियों तक सीमित नहीं था। उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर आज ऐसा हो रहा है तो करोड़ों सालों के इतिहास में पृथ्वी ने इन बदलावों का पूरा रिकॉर्ड रखा होगा। आप चट्टानों के नीचे दबे जीवाश्मों की बात कर रही हैं ना? फॉसिल्स। बिल्कुल, हमारी 7वीं स्लाइड इसी पर है। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही अजीब जीवाश्म का जिक्र करते हैं, प्राचीन आर्माडिलो का कंकाल। हाँ, आर्माडिलो का विकास बहुत दिलचस्प है। डार्विन ने देखा कि ये प्राचीन आर्माडिलो आकार में एक छोटी कार जितने विशाल थे, लेकिन आज के समय में जो आर्माडिलो पाए जाते हैं वे एक बिल्ली या छोटे कुत्ते के बराबर हैं। सही कहा। ये चीज मुझे थोड़ा भ्रमित करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि विकास का मतलब है हमेशा बड़ा, तेज और ताकतवर होना। तो फिर ये जीव समय के साथ छोटा क्यों हो गया? ये बहुत ही शानदार सवाल है। विकास की दिशा हमेशा बड़े आकार की ओर नहीं होती, बल्कि जरूरत और सर्वाइवल की ओर होती है। सर्वाइवल की ओर? मतलब? देखिए, एक विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। जब पृथ्वी की जलवायु में बदलाव आया और भोजन की कमी हो गई, तो उस 2 टन वाले विशालकाय आर्माडिलो के लिए अपना पेट भरना नामुमकिन हो गया। ओह, तो वे भूख से मर गए। हाँ, दूसरी ओर जिन आर्माडिलो का आकार प्राकृतिक विविधता के कारण छोटा था, वे कम भोजन और जड़ों को खाकर भी जिंदा रह गए। इसलिए प्रकृति ने उस समय छोटे आकार को जीवित रहने के लिए चुना। अरे वाह, मतलब कमजोर या छोटा दिखना भी कभी-कभी जीवन रक्षक हो सकता है। बिल्कुल। और जीवाश्मों की बात करें तो स्रोतों में एक और घटना का जिक्र है जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो थी सीलकेंथ मछली। सीलकेंथ की कहानी सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये मछली 6 करोड़ 50 लाख साल पहले टीरेक्स डायनासोर के साथ ही हमेशा के लिए विलुप्त हो गई थी। हाँ, विज्ञान के पास इसके सिर्फ पत्थर बन चुके जीवाश्म थे। तो जरा सोचिए उस पल के बारे में जब 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर एक मछुआरे ने अपना जाल खींचा और उसमें डायनासोर के जमाने की वो मछली जिंदा फड़फड़ा रही थी। वैज्ञानिकों के तो सच में होश ही उड़ गए होंगे। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसे जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल भी कहा गया था ना? हाँ, शुरुआत में इसे यही कहा गया। लोगों को लगा कि इसमें लाखों सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन बाद के अध्ययनों से साबित हुआ कि विकास कभी रुकता नहीं है। तो फिर उस मछली में बदलाव क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उस गहरे और ठंडे समुद्री वातावरण में बदलाव बहुत ही धीमा था। इसलिए वो मछली भी बहुत धीमी गति से ही सही, लेकिन अपने पर्यावरण के अनुसार बदल रही थी। समझ गया। तो जीवों में ये बदलाव आ रहे हैं और प्रकृति उन्हें ढाल भी रही है। लेकिन
इन सब परिवर्तनों के बीच ये निर्णय कौन ले रहा है कि कौन सा जीव कल का सूरज देखेगा और कौन विलुप्त हो जाएगा? और यही से हम जीवों के विकास के सबसे मशहूर सिद्धांत पर पहुंचते हैं। स्लाइड 8 और 9, चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसेल वॉलेस का प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। जीव विज्ञान में इससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई सिद्धांत नहीं है। इसका मूल मंत्र है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। जो जीव बदलते वातावरण के अनुसार खुद को सबसे बेहतर ढाल लेते हैं, प्रकृति उन्हीं को चुनती है। बिल्कुल। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देने दीजिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये लाइन हम हर जगह सुनते हैं। हाँ, बहुत आम है। ये सुनकर हमेशा ऐसा लगता है कि जंगल का सबसे खूंखार, सबसे बड़ा और हिंसक शिकारी ही राज करेगा, जैसे कि एक टी-रेक्स डायनासोर। लोगों को अक्सर यही लगता है। अगर सबसे फिट होना ही जिंदा रहने की शर्त है, तो फिर इतना ताकतवर टी-रेक्स विलुप्त क्यों हो गया? और वो छोटे-छोटे कमजोर से चूहे जैसे जीव उस महाविनाश के बाद भी कैसे बच गए? ये विकासवाद को लेकर सबसे आम गलतफहमी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। फिट होने का मतलब रोज जिम जाने वाले बाइसेप्स, बड़े दांत या हिंसक होना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? जीव विज्ञान में फिटनेस का मतलब है कि आप अपने पर्यावरण के खांचे में कितनी अच्छी तरह फिट बैठते हैं। उदाहरण के लिए, जब पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड टकराया और आसमान राख से भर गया, तो टी-रेक्स जैसे विशाल जीव को रोज सैकड़ों किलो मांस चाहिए था, जो उसे नहीं मिला। वो उस नए अंधेरे पर्यावरण के लिए अनफिट हो गया। और वो छोटे जीव? वो छोटे स्तनधारी जीव जमीन के नीचे छुप सकते थे और बचे खुचे कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रह सकते थे। उस नई दुनिया में वे कमजोर दिखने वाले जीव ही सबसे फिट थे। क्या बात है! तो प्रकृति किसी की ताकत नहीं देखती, उसकी परिस्थितियां देखती है। हमारे स्रोत जिराफ की लंबी गर्दन के उदाहरण से इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। हाँ, जिराफ वाला उदाहरण बहुत सटीक है। अगर हम उस कहानी में जाएं, तो कई लाख साल पहले सारे जिराफ आज जैसे नहीं दिखते थे। उस समय जिराफों की आबादी में विविधता मौजूद थी। कुछ की गर्दन छोटी थी और कुछ की लंबी। वे सभी एक साथ जमीन के स्तर की घास और झाड़ियां खाकर खुश थे। मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, प्रकृति ने सचेत रूप से कुछ नहीं किया, लेकिन फिर जलवायु में बदलाव आया। नीचे की घास और झाड़ियां सूखकर खत्म हो गई। बिल्कुल। अब खाना सिर्फ ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर बचा था। और यहीं प्राकृतिक चयन का हथौड़ा चलता है। जिन जिराफों की गर्दन छोटी थी, वे ऊंचे पत्तियों तक नहीं पहुंच पाए। वे भूख से कमजोर हो गए, बीमार हुए और धीरे धीरे खत्म हो गए। और जिन जिराफों की गर्दन प्राकृतिक रूप से थोड़ी लंबी थी, उन्हें भरपूर पोषण मिला, वो स्वस्थ रहे, उन्होंने प्रजनन किया और अपने लंबी गर्दन वाले जेनेटिक्स अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। यह प्रक्रिया पीढ़ियों तक चलती रही, जब तक कि जंगल में सभी जिराफ लंबी गर्दन वाले नहीं हो गए। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति ने अनजाने में ही सही, लेकिन लंबी गर्दन वालों को चुन लिया। हाँ, ये एक निर्मम लेकिन अत्यंत प्रभावी प्रणाली है। अब तक हमने ये समझा कि अंग कैसे बाहरी रूप से विकसित होते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक इन अंगों की अंदरूनी संरचना को एक्सरे की मदद से देखते हैं, तो एक बिल्कुल नई पहेली सामने आती है। और ये पहेली हमें स्लाइड 10 की ओर ले जाती है, जहां दो भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द हैं, सजातीय लक्षण और समवृत्तीय लक्षण, यानी होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। चलिए इन शब्दों के जाल को थोड़ा सरल करते हैं। स्रोतों में सजातीय लक्षणों के 3 बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। इंसान का हाथ जो चीजें पकड़ता है, चमगादड़ का पंख जो उड़ता है और कुत्ते की अगली टांग जो दौड़ने के काम आती है। बाहर से देखने में इनके काम बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, लेकिन जब हम इनका एक्सरे देखते हैं तो अंदर की हड्डियां जैसे ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, वो बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था में जुड़ी हुई हैं। और यही सजातीय लक्षण की परिभाषा है। उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान है, लेकिन पर्यावरण की जरूरत के अनुसार उनके काम अलग अलग हो गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन सभी का कोई एक ही पूर्वज था? बिल्कुल। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि इन सभी जीवों का लाखों साल पहले कोई एक ही पूर्वज रहा होगा। समय के साथ वे अलग अलग वातावरण में फैले और प्राकृतिक चयन ने उनके अंगों को अलग अलग दिशाओं में विकसित कर दिया। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कार कंपनी ने एक ही शानदार इंजन बनाया। मान लीजिए वो इंजन है हड्डियों का ढांचा। ठीक है। लेकिन फिर उस कंपनी ने उस एक ही इंजन को एक स्पोर्ट्स कार में लगा दिया।
ताकि वो तेज दौड़ सके, जैसे कुत्ते की टांग। अरे वाह। उसी इंजन को एक छोटे हवाई जहाज में लगा दिया उड़ने के लिए, जैसे चमगादड़ का पंख। और उसी इंजन को एक क्रेन मशीन में लगा दिया चीजें पकड़ने के लिए, जैसे इंसान का हाथ। मतलब इंजन एक ही है, बस गाड़ियां बदल गईं। ये तुलनात्मक विश्लेषण सच में बहुत बढ़िया है। और बताऊं, ये सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। अच्छा, पौधों में भी होता है? बिल्कुल। स्लाइड 11 देखिए। कद्दू का प्रतान जो बेल को सहारा देता है, नींबू का कांटा जो रक्षा करता है, और आलू का कंद जो जमीन के अंदर खाना जमा करता है। ये तो बाहर से बहुत अलग दिखते हैं। हाँ, लेकिन विकासवादी जीव विज्ञान के अनुसार ये सभी तने के ही परिवर्तित रूप है। ये सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाला है। लेकिन फिर स्लाइड 12 में एक और सवाल उठता है, समवृद्धि लक्षण, जहां पक्षी का पंख और तितली का पंख दिखाया गया है। हाँ, दोनों ही उड़ने का काम करते हैं। तो क्या उनके पूर्वज भी एक ही थे? यही तो विज्ञान की सुंदरता है। जवाब है नहीं। अगर आप पक्षी के पंख को देखेंगे तो वो अंदर हड्डियों से बना है। और तितली का पंख? तितली के पंख में एक भी हड्डी नहीं होती, वो त्वचा और प्रोटीन की एक झिल्ली से बना है। मतलब ये सजातीय लक्षणों का बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ काम तो एक है, हवा में उड़ना, लेकिन डिजाइन और बनाने का मटेरियल बिल्कुल अलग है। इसे ही समवृत्ति लक्षण कहते हैं। उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य एक समान। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि अगर अलग अलग पूर्वजों वाले जीव भी एक जैसे वातावरण में रहेंगे, जैसे हवा में, तो वे एक जैसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीकों से समान कार्य वाले अंग विकसित कर सकते हैं। सच में विकास समस्या को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार इंजीनियर है। खैर, अब तक हमने जानवरों, पौधों और कछुओं की बात की। हाँ, लेकिन लोग सोच रहे होंगे कि हम इंसान, जो खुद को इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं, हम इस पूरी तस्वीर में कहाँ खड़े हैं? ये हमें स्लाइड 13 पर ले जाता है, मानव विकास का वो मशहूर क्रमिक सफर, जहाँ एक प्राचीन वानर से लेकर एक आधुनिक इंसान तक का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो इरेक्टस और अंत में हम होमो सेपियंस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, हमने 2 पैरों पर चलना शुरू ही क्यों किया? क्या हमारे पूर्वज सिर्फ ऊंचा दिखने के लिए खड़े हो गए थे? नहीं, इसके पीछे का कारण बहुत ही भौगोलिक था। अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे सूखने लगे थे। अच्छा। और वो विशाल घास के मैदानों में बदलने लगे, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। जब जंगल कम हुए तो हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। और सवाना की घास तो बहुत लंबी होती है। बिल्कुल। तो उस लंबी घास के बीच खतरनाक शिकारियों को दूर से देखने के लिए उन्हें अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। अरे, और जैसे ही वे 2 पैरों पर खड़े हुए, उनके आगे के 2 हाथ पूरी तरह से खाली हो गए। एकदम सही। और खाली हाथों का मतलब था कि वे अब पत्थर उठा सकते थे, औजार बना सकते थे। और औजार बनाने के लिए तो हाथों और आंखों के बीच बेहतर तालमेल चाहिए होता है। हाँ, जिसने हमारे मस्तिष्क को विकसित होने पर मजबूर किया। ये एक कैस्केड इफेक्ट था। एक बदलाव ने कई और क्रांतिकारी बदलावों को जन्म दिया। और मस्तिष्क विकसित होने के बाद तो हमने विकास के नियमों को ही अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहीं से हमारी स्लाइड 14 आती है, कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी तक हमने बात की कि कैसे प्रकृति तय करती है कि कौन बचेगा। लेकिन कृत्रिम चयन वो प्रक्रिया है जहां इंसान तय करता है कि कौन सा जीव कैसा दिखेगा। मतलब इंसान ने सीधे दखल देना शुरू कर दिया। हाँ, जब मनुष्य अपनी जरूरत या शौक के लिए जीवों के विशिष्ट लक्षणों का चयन करता है तो उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। इसके उदाहरण तो सच में हद है। हमने एक खूंखार जंगली भेड़िए को लिया और पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसके सबसे शांत और प्यारे बच्चों को चुनकर उन्हें एक छोटे से पालतू कुत्ते में बदल दिया, जैसे कि पग या गोल्डन रिट्रीवर। जरा सोचिए, जो भेड़िया कभी जंगल का शिकारी था, आज वो घरों में सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। हमारे पूर्वजों ने ये कैसे किया होगा? प्रारंभिक इंसानों ने शायद उन भेड़ियों को शिकार का बचा हुआ मांस दिया होगा जो सबसे कम आक्रामक थे। फिर उन्होंने केवल उन्हीं शांत भेड़ियों को आपस में प्रजनन करने दिया। तो पीढ़ियों तक ऐसा करते रहने से उनका डीएनए बदल गया। हाँ, भेड़ियों का हिंसक डीएनए धीरे धीरे एक वफादार कुत्ते के डीएनए में बदल गया। और सिर्फ जानवर ही नहीं, हमने पौधों के साथ भी यही किया। एक साधारण जंगली सरसों के पौधे से हमने पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब कुछ बना डाला। इंसान ने खेती और पशुपालन के जरिए सच में प्रकृति की प्रयोगशाला पर अपना कब्जा जमा लिया है।
हम इसे कृत्रिम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे प्रकृति के अस्तित्व की लड़ाई नहीं बल्कि इंसान की इच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, यह इस बात का सबूत है कि जीवों के डीएनए में परिवर्तन की कितनी असीम संभावनाएं मौजूद हैं। आप उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, चाहे वो प्रकृति का धीमा हथौड़ा हो या मनुष्य की तकनीक। खैर, अब हम इस लंबी विकासवादी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। स्लाइड 15, जो हमें जीवन के एक विशाल जाल, एक ब्रह्मांडीय पेड़ की तस्वीर दिखाती है। जिसकी जड़ों में सूक्ष्म जीवाणु हैं और अलग अलग शाखाओं पर मछलियां, पक्षी, शेर और इंसान हैं। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक स्मार्टफोन चलाने वाला इंसान, हम सभी इसी एक विशाल विकासवादी वृक्ष की शाखाएं हैं। हम अक्सर खुद को प्रकृति से अलग या उससे ऊपर मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान हमें सिखाता है कि हम इस पूरी प्रणाली का सिर्फ एक हिस्सा हैं, इसके मालिक नहीं। तो आज हमने उस रुकी हुई तस्वीर के पीछे चल रही करोड़ों सालों की फिल्म को गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी विविधता से नई प्रजातियां बनती हैं, कैसे डार्विन ने गलापागोस में मरो या मारो के संघर्ष को समझा, कैसे प्राकृतिक चयन ने विशाल आर्माडेलो को छोटा कर दिया और जिराफ की गर्दन लंबी कर दी, और कैसे इंसानों ने जंगली भेड़ियों को अपना पालतू दोस्त बना लिया। बहुत ही शानदार सफर रहा है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ, एक बहुत ही गहरा सवाल जिस पर कोई भी अपने खाली समय में सोच सकता है। हाँ, बताइए। आज के इन सभी स्रोतों ने हमें बताया कि प्रकृति अपने वातावरण के हिसाब से जीवों को ढालती है और इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से जानवरों को बदल दिया। सही बात है। लेकिन आज की दुनिया को देखिए, हम चारों तरफ तकनीक, गैजेट्स, स्क्रीन और अब एआई से घिरे हुए हैं। हम भागदौड़ करने के बजाय एक जगह बैठकर स्क्रीन घूरते हुए ज्यादा समय बिता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा? बिल्कुल। तो सोचिए, अगले 50,000 या 1,00,000 सालों में ये आधुनिक जीवन शैली और ये तकनीक हमारे मानव शरीर को किस तरह विकसित होने पर मजबूर करेगी। ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है। क्या पीढ़ियों बाद हमारी आंखें लगातार स्क्रीन देखने के लिए किसी अलग तरीके से ढल जाएंगी? क्या हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए झुक जाएगी? या शायद हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ अपने ही विकास की कोई नई कहानी लिखेंगे? शायद थोड़ी डरावनी कहानी। लेकिन जो भी हो, याद रखने वाली बात यह है कि विकास की वो फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है। कैमरा अभी भी रोल हो रहा है और हम सभी उस फिल्म के कलाकार हैं। अगली पीढ़ी कैसी होगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।